जैसा कोविड का टाइम है तो हर लोगों ने अपनी टीम कम करी, किसी ने कोई किया, आपके साथ क्या स्ट्रगल्स और क्या चैलेंजेस आए? सर एक्चुअली शॉक तो हमें भी लगा था, नो डाउट, बट विद द टाइम हमें भी ओवरकम करना था, जो सबको करने के लिए एक चैलेंज होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने लिया। देन हम लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री थी जयपुर में जिसने मास्क बनाना चालू किया था फॉर रिलायंस, एंड वी सप्लाइड देम अप्रॉक्सीमेटली टू 20 lakhs मास्क फ्रॉम जयपुर, और इसी जर्नी में रिलायंस का हम लोगों का रेगुलर प्रोडक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राधा कृष्ण एजेंसी से सतीश बोरा स्टाइल इंडिया फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टाइल इंडिया फैशन चैनल है जो जयपुर की, इंडिया की जितनी भी क्लोथिंग स्टाइल्स है, वुमेन्स को हम लोग डील करते हैं, उसके बारे में बात करता है। हम लोग पिछले 25 सालों से इस टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री में हैं और हमारा काम है लोगों को सोर्सिंग कराना, सभी तरह के फैब्रिक्स, गारमेंट्स, फैशन रिलेटेड आइटम्स हम सोर्स कराते हैं। हम लोग B2B फेयर्स भी करते हैं जिसमें एंटायर इंडिया पार्ट करता है और ग्लोबली हम इसको वर्क करते हैं। श्री राधा कृष्ण एजेंसी पिछले 25 सालों से इस काम को कर रही है सोर्सिंग का। इंडिया में सभी जगह हमारे ऑफिस हैं और सभी जगह से हम बेस्ट सोर्सिंग करते हैं। हम टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, गारमेंट, सभी तरह के वुमेन्स गारमेंट में डील करते हैं। मेनली हमारा स्पेसिफिक जो रीजन है वो वुमेन्स गारमेंट का है। वुमेन्स गारमेंट में हमारा स्पेशलाइजेशन है और हम थर्ड पार्टी QC भी करते हैं। कई सालों से कई इंटरनेशनल कंपनियों के लिए हम लोग QC भी कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन सुपरविजन, QC पूरा टीम है। आज हमारे यहाँ से जयपुर से मिस्टर अपूर्व को बुलाया है जो राजपुताना से है। ये सेकेंड जनरेशन है जो गारमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयपुर जो बंदेज और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, बगरू, ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, और जो पिछले 100 सालों से पूरे वर्ल्ड को कपड़ा दे रहा है। फैशन जो जयपुर से वुमेन्स का चलता है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है। जो प्रिंटिंग, जो क्वालिटी, जो फैब्रिक का टच है, जो बांधनी है, उन सब में डील करते हैं। पहले केवल फैब्रिक बिकता था, अभी गारमेंट बिकता है। अभी पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जयपुर से माल बनवाता है और जयपुर की जो क्वालिटी, फिनिशिंग और इंटरनेशनल ब्रांड जितने भी हैं वो सारे जयपुर में वेस्टर्न भी बनवाते हैं। उनका एक अलग टच रहता है। तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट जो आए हैं राजपुताना से अपूर्व, ये लोग पिछले सेकंड जनरेशन है। जो अपूर्व सेकंड जनरेशन है, मैं इनको नमस्कार करूंगा और इनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सतीश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम वेलकम सर। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि 2 दिन पहले ही सतीश जी और हम लोग वापस मिले थे चाय पे। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को आपका पॉडकास्ट बनाना है, साथ में शेयर करना है। तो हम लोगों ने बैठ के मीटिंग करी इस बारे में और आज 2 दिन बाद हम लोग लाइव जा रहे हैं इस चीज़ पे। मैं अपूर्व के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैं इनसे मिला पिछले 7 साल पहले, इन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इनके फादर और चाचा से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और ये लोग है ना, जयपुर में प्रिंटिंग का काम बहुत पुराना इन लोगों का है। 40 ईयर्स से ये क्विल्ट्स भी बनाते हैं, फैब्रिक भी बनाते हैं और पिछले 7-8 साल से ये लोग गारमेंट बना रहे हैं। हमारे एक फेयर में इन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था, तभी इन्होंने शायद बिजनेस ज्वाइन भी किया। तो रेडीमेड गारमेंट की जो इनकी जो जर्नी है वो समझिए हमारे फेयर से चालू हुई और फैब्रिक और क्विल्ट और बेडशीट और रनिंग फैब्रिक पिछले 40 ईयर से कर रहे हैं। तो अपूर्व अपने एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, और इंटरनेशनली और ग्लोबली भी आप लोग काम करते हैं और नेशनल में अपन कौन कौन से ब्रांड्स के लिए, किन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए। सर पहले तो मैं मेरे फैमिली के बारे में बताऊंगा। जो हम लोगों का ये बिजनेस इतना पुराना स्टार्ट हुआ, द जर्नी बिगिंस फ्रॉम द प्रिंटिंग लाइन। सो हम मुझे ऐसा जान पड़ता है किशनगढ़ से आप लोग। जी, हम लोगों की किशनगढ़ में 300 लूम्स हैं और सांगानेर में हम लोगों की फैक्ट्री है जहाँ से हम लोग डाइंग, प्रिंटिंग एंड देन वी आर इनटू गारमेंटिंग। ये स्टार्ट किया हम लोगों ने। इसमें पहला हम लोगों का बिजनेस होम फर्निशिंग का था, उसके बाद हम लोग प्रिंटिंग में आए, ड्रेस मटेरियल्स में, और पैन इंडिया हम लोग कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया विद ऑल ओवर लाइक एजेंट्स थ्रू आउट इंडिया। उसके अलावा हम लोगों ने इस जर्नी को खुद ने जब 7 साल पहले फुटस्टेप रखे इस चीज़ में, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी एक छोटे से एरिया से विच इज़ अहमदाबाद। उसको हम लोगों ने पकड़ा, वहाँ जाके हम लोगों ने रेगुलर मार्केटिंग करी है। जाके मुझे याद है वो दिन जब हम लोग सूटकेस लेके एक बार वहाँ पे एंट्री करते थे टू जस्ट गेट टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स।
और हम लोगों के जो बायर्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने रीड किया, उन लोगों की कैटलॉगिंग स्टार्ट करी, देन वी बिगेन टू द होलसेलिंग पार्ट। एंड इस मैन्युफैक्चरिंग में हमने धीरे धीरे करके ब्रांड्स को भी टाइप किए, रिटेल चेन ब्रांड्स लाइक आपका रिलायंस है, उसके बाद हम लोगों ने डी मार्ट है, इस तरीके के जो चेन स्टोर्स हैं उनसे काम किया। साथ ही साथ में जो डोमेस्टिक मार्केट के साउथ के चैनल्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, या फिर कैलकाटा ले लीजिए, वहाँ का स्टाइल बाज़ार है, इन सब से हम लोगों ने रेगुलर काम चालू किया, जिसमें इस जर्नी को करने में हमें आज 7 इयर्स में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। चैलेंजेस बिल्कुल आए सर, और बीच में कोविड का समय भी रहा है। हाँ। तो उस समय भी बड़ा एकदम एक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा दुखद समय था, और उस समय बिजनेस इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री थी, एकदम ठप हो गई थी। तो उस समय आप लोगों ने अपने लेबर्स को, कारीगर्स को कैसे हैंडल किया? क्या लगा उस समय आपको कि अब क्या फ्यूचर? और सब बहुत डिस्टर्ब थे, जैसा कोविड का टाइम है, तो हर लोगों ने अपनी टीम कम करी, किसी ने कोई किया। आपके साथ क्या स्ट्रगल्स और क्या चैलेंजेस आए? सर एक्चुअली शॉक तो हमें भी लगा था, नो डाउट, बट विद द टाइम हमें भी ओवरकम करना था, जो सबको करने के लिए एक चैलेंज होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने लिया। देन हम लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री थी जयपुर में जिसने मास्क बनाना चालू किया था फॉर रिलायंस, एंड वी सप्लाइड देम अप्रॉक्सीमेटली टू 20 lakhs मास्क फ्रॉम जयपुर। और इसी जर्नी में रिलायंस का हम लोगों का रेगुलर प्रोडक्शन रहा। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस भी हम लोगों के प्लेटफॉर्म्स चालू किए, जिन पे इन लोगों का अजियो था, उस पे भी हम लोग आए, और इससे हम लोगों की जर्नी में एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पे आने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हमें, तो हम लोग उसमें एंटर हुए। और उसके बाद जब कोविड का समय निकला, तो उसके बाद रेगुलर डोमेस्टिक मार्केट इतना इफ़ेक्टिव था, बिकॉज पीपल वर रियली, कहते हैं ना कि इतने टाइम से जो मार्केट नहीं निकले हों, उनको मार्केट निकल के शॉपिंग करने को मिले, स्पेशली अपना विमेंस वेयर है। गारमेंट इंडस्ट्री में पूरे में क्या, जब 6 महीने लोगों ने एक टी शर्ट और एक बरमूडा में निकाला, तो उसको नया गारमेंट खरीदने के लिए सोचना पड़ा। उस समय एक समय ऐसा था, हर आदमी कॉन्शियस था पैसे को लेकर, और अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर था, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर इनसिक्योर था। तो वो एक कठिन समय था। तो उस समय आपकी लेबर्स आपके साथ जुड़ी रही, या आपको उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम आई? क्योंकि आपने जैसे मास्क सप्लाई करे, अपने जयपुर वालों ने, सबने काफ़ी बड़े पे, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इंडस्ट्रियल एरिया को खोलने दें, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस चालू था। तो गवर्नमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट मानी और इंडस्ट्रियल गारमेंट इंडस्ट्रीज को और अदर इंडस्ट्रीज को ओपन करने का बोला। तो हमारी वो एक सफल कदम था। तो उस समय मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे राधा कृष्ण एजेंसी बहुत लोगों के लिए काम करती है, तो उस समय काफ़ी जयपुर में तमाम फैक्ट्रियों में हमारा ही माल चल रहा था। तो वो एक हमारे लिए बड़ा सुखद समय था, पर इंडस्ट्रीज़ को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया था, टेंशन में थे, प्रेशर में थे, हर आदमी को ये लग रहा था क्या बनाए। पर गॉड ऑफ ग्रेस, ऑनलाइन ने इतना बूम किया उस समय, तो हमारे सबको सफलता मिली। तो आपको क्या मेन लेबर से क्या स्ट्रगल आया, या आपको कोई ऐसा, कोई आप लोगों के यहाँ अनहोनी हुई, या कोई प्रॉब्लम हुई, या कोई दुखद समय? बहुत लेबर्स के लिए आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, उनको खाना पहुँचाने में, करने में। सर स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोग भी सबको गैदर कर रहे थे फॉर मास्क को। हम तो चाहते थे बना के देना, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स जो पेंडिंग थे, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके, जैसे आप लोग बता रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने भी आप लोगों के सपोर्ट से इन चीज़ों को करवाया, और करके हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। तो उसके बाद हम लोगों को कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और इट वाज वेरी गुड कि कोई भी, मेरा एक भी स्टाफ फैक्ट्री से उसको जाना नहीं पड़ा, और उसने पूरे दिल से, शिद्दत से मेहनत करके चीज़ें दी हैं, और इसी का आज रिजल्ट है कि हम लोग रेगुलर कंसिस्टेंट हैं आज हम लोगों की लाइन जी। तो एक ठीक है, एक समय था जो आया और चला गया, बट कुछ सिखा के गया। जैसा आपने कोविड के बाद डोमेस्टिक मार्केट डेवलप हो रहा है, तो अभी क्या एथेनिक में अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या वेस्टर्न में कर रहे हैं? आई थिंक सर जनरेशन इज चेंजिंग, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। एथनिक, एग्जैक्टली, जेन जी। तो अभी हम लोग जैसे ब्रांड्स में भी सप्लाई करें, तो अभी कुछ ब्रांड्स हैं जो जेन जी पे दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इट, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। इस मार्केट का जो इनोवेशंस हैं वो तो लाके देने ही पड़ेंगे,
और यही क्रिएटिविटी है जिसके लिए हमें भी जाना जाता है, और हम चाहते हैं कि हम हमारे पैशन से चीज़ों को कन्वर्ट करें और अपॉर्चुनिटी लेके चीज़ों को नया इम्प्लीमेंटेशन में रेगुलरली डालें। जी जी। आगे जो फैशन चल रहा है फ्यूचर के हिसाब से, क्या फैशन में क्या नया आएगा, क्या चेंजेस होंगे, इंडस्ट्री में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं? अभी जैसे फैशन आप समझिए ऑनलाइन भी एक तरफ है, एक ऑफलाइन भी है, दोनों में आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कस्टमर किस तरह का ज़्यादा जुड़ रहा है, और फैशन में क्या बदलाव आ रहा है? सर आई थिंक फैशन तो जैसा कि मैंने आपको बोला जेनजी जनरेशन चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस कॉन्शियस हो रहा है, प्राइस कॉन्शियस भी हो रहा है। जी। और सेकेंडली प्रोडक्ट उनको रिक्वायरमेंट डेली बेसिस की ज़्यादा है, रेगुलर प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, सो दैट दे कैन regularly wear something new or the other rather than wearing something heavy garments or the festive garments. So they are focused on the regular daily wear and they need some creation from us. So वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं और वही चीज़ में हम लोगों का फोकस है। और अगर मैं बात करूँ क्या चैलेंजेस हमने फेस करे, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनोवेशन को टेक्नोलॉजी के साथ देखना, टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टेक फ्रेंडली होके ही आप लोग काम करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो इक्विपमेंट्स जो हैं वो थोड़ा टेक फ्रेंडली होने लग गए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी आने लग गई हैं मार्केट में जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस जो पहले थे वो अब कम हो गए हैं, ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। और ये मैं मानता हूँ जयपुर में 5 साल बाद और ज़्यादा हो जाएगा। 5 साल में जो जयपुर की फैक्ट्रीज़ हैं उनमें एक ये इनोवेशन आएगा, क्योंकि सब ला रहे हैं चेंजेस और ये समय के साथ बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बढ़िया। तो अभी आज जैसा प्राइस कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जितने कॉर्पोरेट कस्टमर्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट जो स्टोर्स, चेन ऑफ स्टोर्स खुल रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है। तो एक दो तरह के सेगमेंट हो गए, अपन ऑफलाइन में बात करेंगे। एक तो स्टोर लाइंस हो गई जो कॉर्पोरेट है, और एक एमबीओज हो गए जो सिंगल स्टोर, 2 स्टोर, 10 स्टोर, 5 स्टोर लेके बैठे हैं। तो हम लोग उन लोगों को भी कैटर कर पा रहे हैं कि उनको भी प्राइस कॉम्पीट कर सके वो लोग उन कॉर्पोरेट्स की तरह। जैसे आज अपन किसी भी ब्रांड्स की बात करेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा हर तरह से उसमें वॉर चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक रिलायंस का जूडियो से अदर कंपनियों से आपस में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, उसमें एमबीओज वाले पिस रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अपने एमबीओज वालों के लिए कैसा आप अपन नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या प्राइस कॉन्शियस हो रहे हैं, लोगों को कैसा फीडबैक जा रहा है, ताकि वो लोग भी स्टैंड हो पाए। जो आज एमबीओज का फ्यूचर खत्म हो रहा है उसको अपन कैसे आगे सस्टेन कर पाएंगे या किस तरह से चल पाएगा बिजनेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे हिसाब से अगर हम ब्रांड्स को देखें तो उनका एक सेगमेंट फिक्स है, और उस सेगमेंट उस प्राइस पॉइंट में दे आर रेगुलर, बट दे आर नॉट इन द क्रिएशंस अगर हम बात करें, बिकॉज उनको प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है बिकॉज उनका मास है। बट अगर जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर क्रिएशन आप दिखाते हैं कस्टमर को तो उसको प्राइस पॉइंट ही सिर्फ नहीं चाहिए, उसको क्रिएशन भी चाहिए साथ में। तो अगर हम क्रिएशन रखते हैं, क्रिएटिविटी या एम्बलिशमेंट्स जो हम कहते हैं, अगर वो गारमेंट में हमेशा होगा तो प्रोडक्ट अपने आप एक गुड प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में बिकेगा, सेल थ्रू उसका अच्छा आएगा ही। और आई थिंक ऑनलाइन का भी यही एक वो है सबसे बड़ा नेचर कि अगर आपके प्रोडक्ट में एम्बलिशमेंट्स हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, तो उसका सेल थ्रू बहुत अच्छा होता जा रहा है। डे बाय डे अगर हम देखेंगे जो सिल्वेट्स हम लोग प्लान करते हैं ऑफलाइन में, बट उनका सेल थ्रू हमें पता नहीं होता, बट जैसे ही हम लोग उसको लाइव करते हैं तो कस्टमर ही हम लोगों को इतना अच्छा फीडबैक दे देता है, सो दैट हम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है दैट वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू फॉर द कस्टमर्स। तो अभी आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों की टीम में क्या क्या, मतलब प्रोसेस क्या है प्रोडक्शन का? सर हम लोगों का डाइंग से स्टार्ट होता है प्रोसेस, और डाइंग में हम लोगों का 3 लाख पर मंथ का प्रोडक्शन है, जिसमें हम लोगों का प्रिंटिंग भी है सेटअप में, और उसके बाद हम लोग गारमेंट्स दे रहे हैं विच इज़ लाइक 1 लाख पीसेस पर मंथ। इट्स अ रेगुलर फीडिंग टू द ब्रांड्स एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट विच वी आर केटरिंग। वेरी नाइस। हाँ, और इसमें जो अभी जैसे नए जो व्यापारी आ रहे हैं, जो नए बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या समझिए जो कॉर्पोरेट का काम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक का काम करना चाहते हैं,
वो लोग इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या राय है आपको, किस तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि ये फैशन जर्नी है, आज हर आदमी जुड़ना चाहता है। एक इंडस्ट्री में एक दुर्भाग्य है, मैं आपको बताता हूँ, लोग बाग आते हैं बिना एक्सपीरियंस के, और जैसे शेयर बाजार में होता है ना, हर आदमी आता है 5 लाख 2 लाख अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे के चला जाता है। गारमेंट इंडस्ट्री में भी 25 साल से मैं ये नोट कर रहा हूँ, लोग आते हैं नए, कोई 10 लाख कोई 50 लाख अपने घर का पैसा बर्बाद करके चला जाता है अनएक्सपीरियंस की वजह से। तो राधा कृष्णा एजेंसी आपको हेल्प करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अगर आपको कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री लगानी है तो स्टार्ट से बाय सेलिंग तक पूरा प्रोसेस का सेटअप हम करके देते हैं, उसका नॉमिनल हमारा चार्जेस रहता है। तो आप बिना एक्सपीरियंस के अगर आप अपने बच्चे को, अपने भाई को, या आप अपनी फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के कर रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेनिंग लीजिए, आप आइए, हम लोग आपको उसकी हेल्प करेंगे, आपको डे 1 से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिखाएंगे और सेलिंग तक का प्रोसेस करेंगे। क्योंकि जैसा कि एजेंसी बिजनेस है, आप जानते हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस चाहे लें चाहे इंटरनेशनल बिजनेस लें, विदाउट एजेंट, बाइंग एजेंट्स, यू कांट डेवलप द बिजनेस। तो ये बात हर कोई समझ नहीं पाता। और जो एक एजेंट का जो नॉमिनल कमीशन होता है, लोग बाग सोचते हैं हम डायरेक्ट कर लें, पैसा भी डूब जाता है, क्योंकि एजेंट बहुत मेहनत करता है, उसके पीछे एफआई करता है, सोर्सिंग के लिए पीछे मेहनत करता है। हमें पता है जयपुर में कौन घरों से काम बनाना है, कौन कपड़ा एक्चुअल में बनाता है और कौन नहीं बनाता है, कौन डाई इन हाउस करता है, कोई सोर्सिंग करता है, किसका कैसा क्वालिटी है, फैब्रिक क्वालिटी कैसी यूज कर रहा है, वो सब चीजें पता होना। तो मैं नई जनरेशन या नए मैन्युफैक्चरर्स को एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको सही से जुड़ना है, आप ब्रोकर्स के साथ जुड़े, कमीशन एजेंट्स के साथ जुड़े। आप अपूर्व बताइए अपना, आपका जर्नी में एजेंट्स का क्या रोल रहा और किस तरह से आप कहते हैं कि भाई हमें इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या हेल्प करते हैं? सर, आई थिंक एजेंसी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम ओनली। अगर इसको अपन ये देखें कि बिना एजेंट के हम सब काम कर लें तो वो टीम वर्क नहीं कहलाएगा। और अगर आज अपने को क्वांटिटी बढ़ानी है और अपना रेगुलर सेटअप को कंटिन्यूस फीडिंग चाहिए और एक टीम वर्क में बैक एंड पे सपोर्ट चाहिए, तो वो एजेंसीज़ का बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने भी 7 साल पहले जब स्टार्ट किया तो मैं सीधा मार्केट में ऑल ओवर इंडिया एजेंट से मिल के आया, सबसे वर्किंग करी। बट विद द टाइम मैं जब जयपुर में देखा कि यहाँ के जो एजेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर सर्विसेज, बिकॉज सबसे पहला मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा है सर्विस का पार्ट, और वो सर्विस होती है तो ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है, और हम लोगों को भी वही चाहिए था। तो उसमें हम लोगों ने जब जयपुर के सारे एजेंट्स, और जैसे कि सतीश जी आपसे मैं जुड़ा, तो उसमें जो एक जर्नी है उसका एक सबसे मेन रोल ही यही है कि आज सर्विस मिली मेरे कस्टमर्स को आप लोगों से, और बाकी एजेंट्स नए कस्टमर भी जुड़े, और जिनको हम समय नहीं दे पा रहे थे उनको भी हम समय दे पाए आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों का टीम में एक इन्वॉल्वमेंट हुआ, आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पता है, हमारी वैरायटी पता है, आपको रेंज पता है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए आपने कस्टमर्स को रेगुलर रखा। जी जी जी। तो जैसा कि अभी अपन अपूर्व से बात कर रहे हैं, इनका जर्नी के बारे में हमने बात करी। इनके सेकंड जनरेशन है, 40 ईयर्स से लोग गारमेंट फैब्रिक में है, गारमेंट इंडस्ट्री में है। तो जयपुर में जो जयपुर का जो प्रोडक्ट है प्रिंटिंग का, और इट्स ए वेरी वंडरफुल। तो जैसा अपूर्व, आप भी जयपुर प्रिंटिंग पे ही बेस्ड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपकी जो फादर्स थे वो भी प्रिंटिंग से ही चालू करे थे, चाहे वो बेडशीट, सांगानेरी बेडशीट, पहले लोग बोलते थे सांगानेरी बेडशीट, या बगरू का कपड़ा प्रिंट, या बंदेज जयपुर का, जो आज भी वर्ल्ड में फेमस है। तो आपकी थीम भी जयपुर बेस्ड ही है। तो आप लोगों ने ये जयपुर को जो बेस बना रखा है, उसके पीछे क्या होता है, क्या अच्छा चीज है? जैसे कॉटन, अब समर्स आ रहे हैं, स्प्रिंग समर और ईद का जो बुकिंग चलने वाला है, तो इसमें आप लोग क्या नई तैयारी कर रहे हो, और कॉटन पे क्या बेस बना रहे हो, और क्या नए प्रिंट्स की डेवलपमेंट कर रहे हो? सर, आई थिंक कॉटन ही हम लोगों का मेन फोटे है, और कॉटन इसलिए भी फोटे है क्योंकि जो उसका कंफर्ट है वो कस्टमर को किसी और फैब्रिक में ना मिला है। इको फ्रेंडली है, जी। और उसकी जो कंफर्टनेस है वो अपने आप में एक बहुत प्रिसाइस है, और वर्ल्ड फेमस है सांगानेरी प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, हैंड ब्लॉक्स, सब जानते हैं इस बात को। तो कभी हम लोगों को इस पे फोकस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का मेन फोटे ही यही है। और हम लोग इस प्रिंटिंग लाइन में होने का फ़ायदा ही यही था कि हम इसको गारमेंट में कन्वर्ट करें, जिससे जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जयपुर का कॉटन का डिमांड क्रिएट होगा।
और जैसे कि आप जानते हैं एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी आगे चल के एक्सपोर्ट में फोकस करना चालू कर दिया है, और हमारी भी उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट दें। अभी CMAI भी फोकस कर रहा है, हर एक ब्रांड, हर कोई एजेंसीज, सब कॉर्पोरेट सब फोकस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी राइजिंग राजस्थान में भी आपने देखा जी होगा, जी जी, बहुत मोदी जी ने ज़्यादा बोला फोकस था। और एकदम सांगानेरी प्रिंट को आगे आगे बढ़ के फोकस किया। अजरक प्रिंट, इंडिकोस, ब्लॉक प्रिंट जो जयपुर के नेचुरल डाइज है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और समर में पहने चाहे विंटर में पहने, लेकिन बॉडी को बहुत सूदिंग है। नेचुरल कलर्स हैं, नेचुरल डाई है, वेजिटेबल डाइज है, सब ये क्या होता है, जो पुरानी जो हल्दी है, मसाले हैं, इनको डिप करके बनाया जाता है। हाँ। सारे कलर नेचुरली बनते हैं, तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर है, और इसमें लेबर्स का इश्यू आ रहा है। लेकिन अभी मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने राइजिंग इंडिया में आकर इतना बोला और हम सब लोगों को मोटिवेट किया और जयपुर के कपड़े को बढ़ाने के प्रयास किया, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है, और हम इनका आभार व्यक्त करेंगे हमारे चैनल के थ्रू। तो अभी फ्यूचर में क्या कलर्स थीम चलेगी नेक्स्ट कमिंग ईयर में, जो अभी समझिए समर आ रहा है 2025, इसमें क्या कलर थीम की डिमांड रहेगी ज़्यादा? सर हम लोग WGSM फॉलो करते हैं, WGSM, जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, जी। और उसी के कलर पैलेट्स पे हम लोग वर्क करते हैं, एंड यही आपको सीजन में, इस सीजन में हम लोग हमारी सैम्पलिंग में दिखाएंगे, और यही फोकस है कि जो कस्टमर डिमांड है वो उसको पसंद करे, और थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग इस चीज़ को पहुंचा सकें। जैसा अभी अपूर्व ने कहा कि आप जैसे नेशनल फेयर्स में जाते हैं, सब तरह के फेयर हैं, जकमा ट्रस्ट भी हमारी एक कंपनी फेयर करती है रेगुलर, और फेयर से लोगों का बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ता है। आपको फेयर्स में आके कैसा फील, क्योंकि आपने अपना जो गारमेंट इंडस्ट्री शायद फेयर से ज़्यादा अच्छी डेवलप करी? बिल्कुल सर, करिए। जैसे हमारा पहला फेयर था, आपने अटेंड किया था, और उसमें कैसा फील हुआ, और फेयर से क्या फ़ायदा होता है, और जयपुर इंडस्ट्री को कैसे बूम मिल रहा है? और हम लोग चाहते हैं, कई सालों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर का विकास हो, जयपुर के गारमेंट का विकास हो। ग्लोबली हम सब जगह हमारे ऑफिस है, हर मंडी अपना तरह से अच्छा करती है, और आज इंटरनेशनल मंडी है, जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, इस तरह से आज जयपुर भी एक इंटरनेशनल मंडी है। राइट। तो इसीलिए हम जयपुर में कंटिन्यू फेयर कर रहे हैं, साल में 2 बार। तो आपको क्या फील होता है फेयर में जाके, नए वेंडर को, मैन्युफैक्चरर्स को, ओल्ड को कैसे फ़ायदा होता है? सर आई थिंक ये मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में है, और मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि मार्केट में जाके ही सीखा जाता है मार्केट को क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। सही बात। घर बैठ के कोई नहीं सीख सकता, ऑफिस में बैठ के कोई नहीं सीख सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप जाएंगे नहीं मार्केट में, मार्केट को फेस नहीं करेंगे, जब तक चैलेंजेस का भी नहीं पता चलेगा एंड अपॉर्चुनिटीज़ का भी नहीं पता चलेगा। इसलिए फेयर में होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फेयर को राइट वे में किया जाए तो फेयर का मज़ा ही अलग है, क्योंकि जो दूर से आते हैं इतने सारे वेंडर्स को एक जगह देखने, और उनका जो भी अपना प्रोडक्शन है, जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, जो उनका फोटे है, वो समझ के ही वो अपनी बाइंग करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ फेयर से उनको भी बहुत हेल्प मिलती है, और फेयर के कारण ही लोग अपना फास्ट सिलेक्शन कर पाते हैं, जो हर घर में जाके नहीं कर सकते। वो एक ही छत के अंदर 50 लोग 100 लोग मिल जाते हैं, तो आपको उस सिटी का एक मैप मिल जाता है कि इस सिटी में क्या माल बन रहा है। तो फेयर कंटिन्यू इसीलिए 2 होते हैं साल में, जनवरी फरवरी और जुलाई अगस्त में, ताकि लोग बाग अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएं, क्या वो बनाना चाह रहे हैं, लोगों को पता लगे प्रेजेंटेशन। और नए बिजनेसमैन में, नए रिटेलर्स, नए जो ऑनलाइन में कस्टमर आना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा आप लोग फेयर में विजिट करें। फेयर में विजिट करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि उस मंडी में क्या बन रहा है, लोग क्या बना रहे हैं, और पूरा आपको एक व्यू मिल जाता है एक ही बार में। जैसे हमारे यहाँ नारगढ़ है, नारगढ़ पे जाएंगे तो पूरा जयपुर दिखेगा। तो उसी तरीके से अगर हम फेयर में आएंगे तो हमें जयपुर का थीम दिखेगा कि जयपुर क्या बनाने वाला है, स्प्रिंग समर में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, फेस्टिवल सीजन में क्या होगा। तो पिछले मैं 10-12 सालों से कंटिन्यू फेयर कर रहा हूँ, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स का, लोगों के डिस्प्लेस का, नए बिजनेस में जो आ रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट मिले। तो आप जो नए रिटेलर आना चाह रहे हैं या नया कोई ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाह रहा है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़े, या कोई नया इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहा है? जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए तो मैंने बोला ही
कि हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो आपके पास कोई आता है तो आप उसको क्या सजेशन गाइड करना चाहेंगे? सर आपने जो बोला फेयर में ही सबसे ज़्यादा अगर आपको कस्टमर्स मिलेंगे जो बहुत नए हैं, जो जुड़ना भी चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस स्टार्टअप्स लेके आते हैं, एंड हम लोग उनसे डिस्कशंस भी करते हैं। और उनको मेरा कहना यही होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है आप आराम से पूरा फेयर देखें, एक एक स्टॉल पे जाएं, उसको समझें और फिर स्टॉक बाइंग करें। और उसमें भी हमारा ये कहना है कि आप एक साथ स्टॉक नहीं बाय करें, लिमिटेड बाय करें, अंडरस्टैंड करें आपका कस्टमर क्या मांग रहा है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट सब तरीके के हैं, रेंज सब तरीके की है, लेकिन रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है और वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर कैसे हैं। तो उसके लिए हमारा सजेशन उनको यही होता है, पहले आप पूरा गो थ्रू करें, फिर आपको लगता है कि जिस भी कस्टमर की हमारी डिमांड मैच होती है वहीं से प्रोडक्ट परचेज करें, लेकिन डेड स्टॉक नहीं करें, बिना स्टॉक के काम करें, इससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारे जयपुर में जैसे साड़ी भी बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, साड़ी, अनस्टिच सूट, ये हमारे जयपुर को राजस्थान कपड़ा व्यापार संघ है जो जेस्टो के नाम से भी फेयर करता है। उन लोगों के टाइम में भी जो एथेनिक का पूरा फेयर रहता है, तो उस समय भी जो लोग आते हैं नया साड़ी का भी बिजनेस चालू करना चाहें या सूट का करना चाहें, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। उस समय रेडीमेड भी वो लोग रेडीमेड भी लेते हैं, पर वो टोटल फेस्टिवल सीजन्स के हिसाब से होता है। तो जयपुर में जो आने वाले टाइम में अभी 2-3 फेयर हो रहे हैं, फिर जुलाई अगस्त में विंटर के हिसाब से, शादियों के हिसाब से, साड़ी का सीजन के हिसाब से फेयर होते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी नया बिजनेस चालू करना चाह रहा है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो वो एक बार जयपुर में आए, माल को देखिए, क्योंकि क्या है कॉर्पोरेट कस्टमर बढ़ रहे हैं, एमबीओस को जयपुर वाले सपोर्ट करते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को भी सपोर्ट करते हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। तो आप फेयर में आएंगे, अच्छा प्रोडक्ट लेंगे और फैंसी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। आप अपने काउंटर पे कितना ना अच्छा माल लेके आ सकते हैं परचेज में, उस पर डिपेंड करती है आपकी सेल करने पे आपका प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता। आपके काउंटर पे कोई भी बेच सकता है अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी परचेज पे आप बहुत अच्छा फोकस करें। तो इस तरह से आप अभी जैसे कॉटन में ही डील कर रहे हैं, कॉटन के अलावा फ्लेक्स बना रहे हैं जी, और मोडाल पे भी प्रिंट करते हैं। सर हम लोग कॉटन ब्लेंड्स पे ही ज्यादा काम करते हैं, जो भी जैसे कॉटन फ्लेक्स हो गया, डॉबी हो गया, आपका सिली हो गया, इस तरीके के जो फैब्रिक्स हैं उन पे ही हम लोग, हमारा फोटे है। जी जी जी। हाँ। बाकी अगर ब्रांड्स की बात करें तो उसमें विस्कॉस भी जाता है, जैसे कि रेयॉन हो गया, उसमें भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और जो सूरत बेस्ड है सर, वो हम लोग जयपुर में नहीं प्रिंट करते हैं। हाँ, क्योंकि जिसका जो फोटे है वही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जी जी जी। बीच में मैं अपूर्व को बोलना चाहूँगा कि सभी से रिक्वेस्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपूर्व बोलिए। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मेरा तो पहला है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है आपने यहाँ आके, तो मैं ये बोलूँगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जैसा अपूर्व अपन डिस्कस कर रहे थे, कोविड के टाइम में जो बहुत सारी बातें थी कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बहुत मेरे भगवान पे बहुत असीम हम कपड़े वालों पे कृपा है। कोविड के बाद होटल इंडस्ट्रीज़, ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज़ सब 2-2 साल तक बहुत इफेक्ट रही है। और मेरे को ध्यान है मार्च में जैसे कोविड आया, उसके बाद अप्रैल, मई, जून तो बहुत ही बंदी था, फर्स्ट कोविड की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगस्त में जब रक्षाबंधन आई तो पहला ऑर्डर मेरे पास आया एक रिटेलर का, एक पार्सल का। आई वॉज सो हैप्पी कि हमारा इंडस्ट्री बंद नहीं हुआ। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम इस इंडस्ट्री में आए। मेरा पेरेंटल बिजनेस गारमेंट का नहीं है, मैं एक्सीडेंटली इसमें आया, मेरे को गारमेंट इंडस्ट्री में नहीं आना था। आने के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, फैशन डिज़ाइनिंग मैंने गारमेंट इंडस्ट्री को समझा, उसमें मार्केटिंग करी। जो 30 साल का मेरा जर्नी है और 25 साल से मैं एजेंसी का काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। तो जब उसको मैंने देखा मैं कहीं गलत इंडस्ट्री में तो नहीं हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग जो गारमेंट इंडस्ट्री है, दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के बाद अगर कोई फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है वो गारमेंट इंडस्ट्री है। क्योंकि आप देखो, अगर कंस्ट्रक्शन देखें वो बंद हो गया था, बिल्डर्स बंद हो गए थे, सिनेमा बंद हो गया था, ट्रैवल बंद हो गया था, पर गारमेंट चौथे महीने से तीसरे महीने से चालू हो गई। तो आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छा है, क्या प्लस पॉइंट है? आप लोग रेडीमेड्स में क्या डेवलपमेंट करें, क्या लोगों को क्रेज़ रहता है, ब्रांड वैल्यूज़ क्या रहती है, थोड़ा बताइए। सर आपने कोविड से ही स्टार्ट किया है तो मैं कोविड की ही बात करूंगा कि कोविड के टाइम हमें भी यही फील हुआ। हम मास्क में आ चुके थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और जैसे ही हम लोगों का मार्केट स्टार्ट हुआ एंड वी गॉट सम ऑर्डर्स, तो हम लोगों ने एकदम
उसको असाइड करके और बैक टू वर्क आ चुके थे। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन जितना स्टॉक पड़ा था वो सारा का सारा क्लियर हो गया इन अ मंथ। एंड वी वर लाइक सो हैप्पी बिकॉज हम लोग एक फेयर करके आए थे, स्टॉक हमारे पास भी होल्ड था, बट लोगों के सपोर्ट से और लोगों को हम लोगों की प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पता थी, ये हमें भी उस दिन रियलाइज़ हुआ कि वाकई में कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट रियली पसंद है, जो उन लोगों ने खुलते ही मार्केट में हमसे डिमांड करी और हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया। आप एकदम बात राइट बोले, वैल्यूज़ का गेम है। जैसे आप लोग तो बहुत एथिकल है। हाँ। आप लोगों को कभी ऐसा स्ट्रगल्स आता है पेमेंट्स को लेकर, कोई कई बार कहीं अनएथिकल, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री क्या है, क्रेडिट में भी बिकता है और कैश में भी बिकता है, डिपेंड करता है कस्टमर्स कैसा है, आपका जो पार्टनर है, चैनल पार्टनर, एजेंट है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे रिटेलर है, तो वो लोगों के बारे में आपका क्या राय है और क्या व्यू है, क्या कहेंगे? सर वैसे तो कोविड के बाद मार्केट काफ़ी चेंज हुआ है, स्विच हुआ है, लोगों ने अपने अपने मार्केट को टर्न अराउंड लेके कैश में काम करना या फिर क्रेडिट जो अपनी है उसकी जो टाइमलाइन है उसको थोड़ा श्रिंक किया है, सो दैट थोड़ा फ्लो मार्केट में बना रहे पेमेंट्स का। सेकेंडली अगर लॉयल्टी की बात करें या कस्टमर्स का वैल्यू की बात करें तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल है। मैं मेरे कस्टमर्स को भी यही बोलूँगा कि जितना जल्दी आपका पेमेंट होगा उतना वेरिएशंस, उतना ट्रेंड और उतना कलेक्शन बढ़ेगा हर किसी मैन्युफैक्चरर का। उसका रीज़न ये है कि जो साइकिल है, पेमेंट साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सबको समझना चाहिए। इट्स नॉट कि एक मैन्युफैक्चरर ही उसको समझे, अगर एंड यूज़र तक प्रोडक्ट जा रहा है उसमें जितनी मेहनत लग रही है उसको जितने साइकिल से, चेन से निकाला जाता है एक गारमेंट को, उसको समझते हुए मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग पेमेंट साइकिल को स्मूथ रखेंगे तो चैनल अपना बहुत अच्छा होगा। गारमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि इंजन को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, बिल्कुल सर, वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए पेमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर पेमेंट टाइमली आ रहा है तो इंजन और डब्बे, पूरी चेन, रिटेल, होलसेल, सब कंटिन्यू एक साथ चलती रहती है। सर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये हमेशा हमने देखा है, जब जब पेमेंट सबके टाइम पे होते हैं तो उतना मार्केट फास्ट मूविंग होता है और वही एक सीज़न कहलाता है अगर आज की डेट में देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि हम वैल्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चाहे वो एजेंसी के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट्स हो, पेमेंट्स की लॉयल्टी ही सब कुछ है। रेफरेंसेस भी अपने गारमेंट इंडस्ट्री में सालों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि रेफरेंस पे ही ये बिज़नेस चलता है, और ये रेफरेंस ही एक ट्रस्ट है जो हम लोग बिल्डअप करते हैं। बिज़नेस का फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पेमेंट से ही बनता है, सबको ये बात पता है, और कस्टमर्स को हम लोग सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में या फिर पुराने हैं, हमें भी आज इतने साल हो गए हैं, फैमिली बिजनेस है, सबका ट्रस्ट वर्दीनेस आज भी सेम है। हम लोगों का लॉयल्टी है नॉट ओनली अबाउट द पेमेंट सर, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑल्सो। हम लोग क्वालिटी भी एक ट्रस्ट फैक्टर में ही आती है। क्वालिटी इज ऑल्सो ट्रस्ट हाँ, फैक्टर। तो नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, मैं बोलूँगा कि क्वालिटी भी एक ट्रस्ट फैक्टर में आता है जो एक अपनी ब्रांड इमेज या आइडेंटिटी बनाता है। तो हम लोग उसको बहुत फोकस करके चल रहे हैं। पेमेंट कस्टमर फोकस करेगा और क्वालिटी हम फोकस करेंगे, तब हमारा प्रोडक्शन और हमारा मार्केट हमेशा रेज ही करेगा, कभी डाउनफॉल नहीं देखेगा। जी, बिना ट्रस्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता। जैसे अपूर्व ने कहा, ट्रस्ट और गुडविल हमेशा बनी रहती है। आज 40 ईयर्स से ये लोग बिजनेस में हैं, सेकेंड जनरेशन है, तो एक ट्रस्ट इन्होंने डेवलप किया है पूरे देश में। अपने नाम का राजपुताना एक ट्रस्ट है। कोई भी आज फैब्रिक इनको चाहिए होता है तो एनी फैब्रिक अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के क्या होता है, बिजनेस नहीं हो सकता। और लॉयल्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी आज अच्छी देते हैं, तभी लोग बाग राजपुताना को उसके नाम से जानते हैं। अपूर्व, जैसे आप लोग मैन्युफैक्चरर हो, तो मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना, और जो परचेजर है उसको क्या ध्यान रखना, और फिर परचेज करना, तो उसका राइट परचेज हो, राइट बिजनेस हो, बताइए। सर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी चेक्स पे अपना ध्यान रखना। जो भी प्रोडक्ट कहीं से भी कस्टमर बाय कर रहा है तो उसको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है। सिर्फ प्राइस ब्रैकेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कस्टमर फोकस तो कर लेता है, बट जब वो सब जगह से परचेज करके लाता है तो उसको प्रोडक्ट क्वालिटी का
आइडिया नहीं होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज वो फेस करते हैं डेड स्टॉक में। क्योंकि जब तक आपको क्वालिटी नहीं पता होगी प्रोडक्ट की, जब तक आप प्रोडक्ट की रेंज नहीं सेट कर सकते हैं। क्योंकि हर मार्केट का, हर एरियाज़ का, या फिर आप स्टेट कह लें, हर स्टेट का अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना फोटे है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट परचेज किया जाए तो मैं समझता हूँ बेटर रहेगा। और एजेंसीज का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि राइट एजेंसी चूज़ करना, सो दैट उनको राइट आपको सप्लायर्स मिलें जिन पे आप लोग काम कर पाएँ और जिनसे आप प्रोडक्ट परचेज कर पाएँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो तो अपूर्व, आपका जैसे अभी आपने बोला क्वालिटी के बारे में, तो जैसे जयपुर का जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से घी की मिठाई है। एक तेल की मिठाई होती है और एक घी की। जयपुर का प्रोडक्ट ठोस है, उसका लुक अलग है, उसकी फैब्रिक फील अलग है, क्वालिटी अलग है। तो जयपुर मोस्टली लोग अच्छा ही माल बनाते हैं और डेवलपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बोलूँगा जयपुर की मिठाई घी की मिठाई। मैं अपूर्व को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो हमारे साथ स्टूडियो में आए और लोगों से अपनी बात शेयर करी और अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, फैशन के बारे में बताया। ये हमारा चैनल जो है स्टाइल इंडिया फैशन चैनल, ये टोटल फैशंस और स्टाइल्स और बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट यहाँ पे देता रहेगा। अगले बहुत ही जल्द एक नए हम गेस्ट के साथ मिलेंगे जो हमारी इंडस्ट्री के बेस्ट होंगे, जैसे कि आज अपूर्व से आप मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपूर्व आने के लिए। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्दी हम नए गेस्ट के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे फैशन की दुनिया में। थैंक्स अ लॉट।